कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल सामान्य लगता है, शायद आकर्षक भी, लेकिन उसकी जिंदगी का एक दूसरा डरावना चेहरा है। दिन में वो आपका पड़ोसी, सहकर्मी या दोस्त हो सकता है, लेकिन रात में वो एक शिकारी बन जाता है, एक सीरियल किलर। क्या चीज किसी को इतने भयानक कृत्य करने के लिए मजबूर करती है? क्या यह जन्मजात है, परवरिश का असर है, या कुछ और जो इससे भी ज्यादा डरावना है? आज हम सीरियल किलर्स के मनोविज्ञान की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि उनके दिमाग में क्या चलता है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो काफी गहन होने वाला है। और अगर आप इंसानी दिमाग के अंधेरे कोनों को जानने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन दबाना न भूलें। सीरियल किलर्स हमें दशकों से डराते और आकर्षित करते रहे हैं। टेड बंडी की खतरनाक आकर्षक छवि से लेकर जेफरी डहमर के भयानक अपराधों तक, ये लोग हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। क्यों? क्या चीज किसी को बार बार हत्या करने के लिए प्रेरित करती है? क्या यह दिमाग की खराबी है, बचपन का आघात, या कुछ ऐसा जो हम समझ भी नहीं सकते? इस वीडियो में हम सीरियल किलर्स के मनोविज्ञान को वैज्ञानिक तथ्यों, वास्तविक केस स्टडीज और विशेषज्ञों की राय के साथ समझेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य बताऊंगा जो शायद आपके सीरियल किलर्स को देखने का नजरिया बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सीरियल किलर होता क्या है। FBI के अनुसार सीरियल किलर वो व्यक्ति है जो 2 या उससे ज्यादा हत्याएं करता है, जिनके बीच में एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, और ये हत्याएं मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रेरित होती हैं। मास शूटर से अलग, जो एक ही घटना में अपराध करता है, सीरियल किलर योजना बनाता है, पीछा करता है और बार बार हत्या करता है, अक्सर एक पैटर्न के साथ। लेकिन बात यह है, ये हमेशा राक्षस जैसे नहीं दिखते। कई, जैसे टेड बंडी, आकर्षक, बुद्धिमान और समाज में घुल मिल जाने वाले होते हैं। तो उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है? मनोवैज्ञानिक दशकों से इस पर शोध कर रहे हैं, और जो उन्होंने पाया है वो एक साथ आकर्षक और डरावना है। सीरियल किलर बनने की वजह सिर्फ एक चीज नहीं है, यह जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और पर्यावरण का एक खतरनाक मिश्रण है। सबसे पहले बात करते हैं दिमाग की। न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स फालोन जैसे शोधकर्ताओं के अध्ययनों से पता चलता है कि कई सीरियल किलर्स के दिमाग की बनावट में अंतर होता है। खास तौर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आवेग और सहानुभूति को नियंत्रित करता है, वहां कम गतिविधि होती है। वहीं अमिगडाला, जो डर और आक्रामकता से जुड़ा है, अक्सर ज्यादा सक्रिय होता है। यह मिश्रण उनके लिए सहानुभूति महसूस करना या परिणामों का डर महसूस करना मुश्किल बना देता है, जैसे कि उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता हो। लेकिन सिर्फ दिमाग ही नहीं, जेनेटिक्स भी भूमिका निभा सकते हैं। तथाकथित वॉरियर जीन या MAO को कुछ अध्ययनों में आक्रामक व्यवहार से जोड़ा गया है। अब क्या इसका मतलब है कि हर सीरियल किलर जन्म से बुरा होता है? बिल्कुल नहीं। यह लक्षण होना किसी को किलर बना दे, ऐसा जरूरी नहीं। यह एक भरी हुई बंदूक की तरह है, जिसे ट्रिगर की जरूरत होती है, और वो ट्रिगर अक्सर उनकी जिंदगी के अतीत में छिपा होता है। अब बात और गंभीर हो जाती है। कई सीरियल किलर्स का बचपन आघात से भरा होता है। जॉन वेन गेसी को लें, जिन्होंने कम से कम 33 युवकों की हत्या की। उनका पालन पोषण एक अपमानजनक शराबी पिता के साए में हुआ, जो उन्हें लगातार तिरस्कृत करता था। या एलिन वुरनोस, जिन्हें बचपन में उपेक्षा, दुर्व्यवहार और परित्याग का सामना करना पड़ा। अध्ययन बताते हैं कि बचपन का आघात, जैसे शारीरिक शोषण, उपेक्षा या हिंसा देखना, दिमाग को बदल सकता है, जिससे भावनाओं को समझना या स्वस्थ रिश्ते बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हर शोषित बच्चा किलर तो नहीं बनता है ना? तो फर्क क्या है? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह कई कारकों का मिश्रण है। अकेलापन, अस्वीकृति और कभी-कभी ऐसी घटनाओं का परफेक्ट स्टॉर्म, जो किसी को कगार पर धकेल देता है। कुछ के लिए हत्या करना उस नियंत्रण या शक्ति को महसूस करने का तरीका बन जाता है, जो उन्हें बचपन में कभी नहीं मिला। यह सोचने में डर लगता है, लेकिन यह दिखाता है कि पर्यावरण व्यवहार को कितना प्रभावित करता है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व की। कई सीरियल किलर्स में डार्क ट्राइड के लक्षण दिखते हैं। नार्सिसिज्म, माकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। नार्सिसिस्ट प्रशंसा की चाह रखते हैं, माकियावेलियन अपने फायदे के लिए दूसरों को हेरफेर करते हैं, और साइकोपैथ्स में सहानुभूति या पछतावे की कमी होती है। लेकिन वे हत्या क्यों करते हैं? कारण अलग अलग होते हैं। कुछ
जैसे जेफरी डहमर विकृत इच्छाओं जैसे नियंत्रण या साथ की चाहत से प्रेरित होते हैं। अन्य जैसे जोडियाक किलर बदनामी या पीछा करने के रोमांच की चाहत रखते हैं। एफबीआई सीरियल किलर्स को कई प्रकारों में बांटता है, विजनरी, मिशन ओरिएंटेड, हेडोनिस्टिक या पावर कंट्रोल प्रेरित। हर प्रकार का अपना एक डरावना तर्क होता है, लेकिन परिणाम एक ही होता है, तबाही। किस सीरियल किलर की कहानी आपको सबसे ज्यादा चौंकाती है? कमेंट्स में बताएं। तो क्या हम सीरियल किलर्स को शुरू होने से पहले रोक सकते हैं? प्रोफाइलर्स और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। शुरुआती हस्तक्षेप जैसे जोखिम वाले बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता फर्क ला सकता है। फोरेंसिक साइंस और व्यवहार विश्लेषण में प्रगति ने भी किलर्स को जल्दी पकड़ने में मदद की है। लेकिन डरावनी बात यह है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि अकेले अमेरिका में इस वक्त 25 से 50 सक्रिय सीरियल किलर हो सकते हैं। वे हमारे बीच हैं, बिल्कुल सामान्य दिखते हुए। और अब वो चौंकाने वाला तथ्य जो मैंने वादा किया था, सीरियल किलर्स सभी हत्यारों का 1% से भी कम हिस्सा है, लेकिन अमेरिका में हत्या के शिकार लोगों का लगभग 15% उनके कारण होता है। उनका प्रभाव बहुत बड़ा है और यही कारण है कि उनके मनोविज्ञान को समझना सिर्फ आकर्षक नहीं बल्कि जरूरी भी है। सीरियल किलर्स का मनोविज्ञान इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे हिस्सों की एक खिड़की है। यह हमें याद दिलाता है कि राक्षस हमेशा राक्षस जैसे नहीं दिखते, वे कोई भी हो सकते हैं। इस गहरे विश्लेषण के बारे में आपने क्या सोचा? क्या सीरियल किलर जन्मजात होते हैं, बनाए जाते हैं, या दोनों? सीरियल किलर्स के बारे में सबसे डरावनी बात क्या है? कमेंट्स में बताएं। और अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। अगली बार हम नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म एंड साइकोपैथी एक्सप्लेन करेंगे। उत्सुक रहें, सुरक्षित रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।